हेलो दोस्तों, क्लास 10th के इतिहास में एक पाठ है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। दोस्तों इसी पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम समझाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा पांडुलिपि से लेकर के और बाइबल तक जितना भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीका से समझेंगे, सभी टॉपिकों को विस्तार पूर्वक वर्णन भी करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि क्या है और इसको अच्छे तरीका से समझना है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों पांडुलिपि हमारा ऐतिहासिक पौराणिक साधन है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी पौराणिक इतिहास हम लोग जानते हैं, समझते हैं, यह पांडुलिपि के अंतर्गत ही लिखा गया था पहले के समय में और इसी का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। दोस्तों यह संस्कृत भाषा पांडुलिखित से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ों में बटा हुआ या टुकड़ों में लिखा गया कोई चीज। दोस्तों पांडुलिपि जो है यह पुराने समय में, पुराने भारतीय इतिहास में शिक्षा, ज्ञान और जितने भी वेद पुराण जो है या जो हमारा संस्कृति है, धर्म का आधार है, यह इन सभी चीज़ों को संजो करके रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा साधन था। दोस्तों पुराने समय में पांडुलिपि का जो उपयोग है वह पाठ्यक्रम के आधार पर भी किया जाता था, लोगों को उपदेश सुनाने के आधार पर भी किया जाता था। यानी कि पाठ्यक्रम और ज्ञान के लिए ही पांडुलिपि का उपयोग किया जाता था। दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय में जो पांडुलिपि होता था वह बहुत बड़ा विस्तार कोई कहानी, जैसे कि आज आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो 4 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्ने का पढ़ते हैं, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा विस्तार नहीं था, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था। जैसे कि आप अगर रामायण की चौपाइयाँ पढ़िएगा तो एक चौपाई अगर आप पढ़िएगा तो उसका अर्थ अगर निकालने लगिए तो 3-4 पन्ने का निकल जाएगा। यह पुराने समय का है। उसी तरह से पांडुलिपि भी लिखा जाता था, जो कि गद्य में लिखा जाता था, यानी कि बहुत छोटा छोटा कविता के आधार पर बना करके, छोटा कहानी के आधार पर बना करके लिखा जाता था कि इस समय का जानकारी आने वाले समय में लोगों को अच्छे तरीका से विस्तार पूर्वक समझ में आए। यह इसका बहुत बड़ा पैटर्न था। दोस्तों अगर बात करें कि पांडुलिपि का लेख किस चीज पर होता था, तो जैसे कि कोई पत्र पर होता था। जैसे कि मान लीजिए कि तांबे का कोई पात्र है, उस पर लिखा गया, भोज पात्र पर लिखा गया। इस तरह से कुछ ऐसा चीज जो कि अधिक दिनों तक बचा करके रखा जा सके, उसी पर इस प्रकार के लेख को लिख करके एकत्रित करके रखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया उस तरह से हम लोग का लिपि भी बदलता चला गया। और आज के समय में हम लोग अपनी बात करें तो आज हम लोग कागज पर लिखते हैं, कागज कलम से लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जैसे जैसे में दुनिया बढ़ते जा रही है वैसे तो अब हम लोग नोटपैड में लिख करके रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिख करके रखते हैं। तो पुराने समय का जो लिपि था उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं और धीरे धीरे वही लिपि आज विस्तार होकर के हम लोग के डिवाइस तक पहुंच गया है। तो दोस्तों ये था पूरा पांडुलिपि का पूरा विस्तृत जानकारी। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालना है, यानी कि आज के समय में मीडिया के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के पहले की बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने प्रेस को दबाने का कोशिश किया। अंग्रेजी सरकार प्रेस को अपने कंट्रोल में रख करके अपने हिसाब से जो भी समाचार है उसको छपवाने का भी काम किए। लेकिन आज के डेट में अगर मीडिया की बात करें, यानी कि प्रेस की बात करें, तो उसे एक संवैधानिक अधिकार मिल चुका है, स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग के आज़ादी के साथ साथ प्रेस की भी पूर्ण रूप से आज़ादी है। और यह एक जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, संविधान होता है, उसके अंतर्गत इसे स्वतंत्रता मिली हुई है, जो कि मीडिया खुलेआम आपसे सवाल पूछ सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, जो उचित हो सके वह अपना ओपिनियन दे सकता है, उसके बाद जनता को ओपिनियन को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आज प्रेस है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों प्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सत्यापन करना और सूचना प्रदान करना। सत्यापन और सूचना प्रदान करना क्या है? तो प्रेस का एक कार्य है कि लोगों को जो भी नया नया सूचना है, जैसे कि एक राज्य की सूचना दूसरे राज्य तक पहुंचाना, एक जगह की घटना दूसरे जगह तक पहुंचाना संचार के माध्यम से। तो ये संचार के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे पहले उसका सत्यापन करती है कि यह सत्य है कि नहीं। उसके बाद सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह न्यूज के माध्यम से, यानी कि समाचार के माध्यम से वह पहुंचाती है।
दोस्तों, प्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि सार्वजनिक मतदान को प्रस्तुत करना। सार्वजनिक मतदान क्या होता है कि देश में कई बार चुनाव होते हैं। सिर्फ एक नेताओं का चुनाव नहीं, हर एक चीज़ों का अलग अलग प्रकार से हमेशा चुनाव चलते रहता है। जैसे कोई चीज़ का महंगाई बढ़ गया है, कोई कितना चीज़ ज़्यादा बिक रहा है, कितना चीज़ कम बिक रहा है, कौन नेता जीत रहा है, कौन नेता हार रहा है। तो ये सारा जानकारी को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना और पूरा समाचार को एक तरह से दूसरे के सामने परोसना कि ये घटना घट रही है, यहाँ पर इस तरह का चुनाव हुआ है, ये नेता ने अच्छा काम किया है, तो आप चाहें तो इनको वोट दे सकते हैं। मतलब कि अलग अलग प्रकार से लोगों को सूचना प्राप्त करके लोगों में एक सच्चाई रूपी चीज का प्रदर्शित करना, यह एक महत्वपूर्ण काम है मीडिया का। दोस्तों, प्रेस की तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सरकार की प्रशासनिक जांच करना। उसको एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि सरकार जहां पर कार्य कर रही है, यानी कि देश में कोई भी जनता के भलाई के लिए अगर कार्य हो रहा है, उसमें बहुत सारा जनता के टैक्स का पैसा लग रहा है, तो वह पैसा कहां पर खर्च हो रहा है, कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहां पर कितना खर्च होना चाहिए, उसमें कुछ भ्रष्टाचार तो नहीं है, ये सारा चीज़ का देख रेख करना भी एक मीडिया का महत्वपूर्ण कार्य होता है। सरकार के द्वारा की जा रही कार्यों में सत्यता की जांच करना मीडिया का महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि लोकतंत्र का संरक्षण करना। मीडिया एक स्वतंत्र चीज होता है। स्वतंत्र चीज का मतलब होता है कि अगर कहीं भी देश में कोई भी चीज का गड़बड़ी हो रहा है तो वहां पर मीडिया जाएगा अपना कैमरा लेकर, अपना माइक लेकर और लोगों को सूचना प्रदान करेगा कि यहाँ पर ये चीज़ हो रहा था। भले उस पर वह एक्शन नहीं ले सकता है, वह कोई पुलिस नहीं है, वह कोई एसपी डीएसपी नहीं है कि कार्रवाई करेगा, लेकिन लोगों को सूचित करना उसका महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि वह अपने समाचार के माध्यम से अपना बोल करके लोगों में मतभेद जो हो रहा है उसको मिटाया जा सकता है, आतंकवाद का विरोध किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मीडिया अपने स्तर से उसको कंट्रोल भी कर सकता है। तो लोकतंत्र जहां भी खतरे में पड़ता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया भी निभा सकता है। वैसे आज के समय में देखा जाए तो मीडिया एक स्वतंत्र रूप से हमारे देश में कार्य कर रहा है और यहाँ तक कि सिर्फ समाचार ही नहीं, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, आसमान में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, हर प्रकार की जानकारी लोगों के पास प्रस्तुत करता है मीडिया। तो आज के डेट की मीडिया की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीका से और स्वतंत्र रूप से मीडिया हमारा कार्य कर रहा है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि छापाखाना क्या है, इसके महत्व को समझाना है। दोस्तों, छापाखाना का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई भी चीज़ की छपाई होती है। दोस्तों, पहले के समय में हमने आपको बताया कि पांडुलिपि के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को लिख करके संरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक दुनिया होते चला जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मशीनों के माध्यम से हर जानकारी को एकत्रित करके छापा जा सकता है। और इस छापने का जहाँ पर एक घर होता है, छापने का जहां एक ऑफिस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छापाखाना कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता दें कि छापाखाना, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने एक कहानी लिखा, आपने किसी के ऊपर एक जीवनी लिखा, उसका पूरा बायोडाटा तैयार किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि यह एक किताब के रूप में दूसरे लोगों के पास भी यह पहुंचे, तो क्या आप उसको हमेशा लिखते रहिएगा? नहीं लिखिएगा। आप क्या कीजिएगा, छापाखाना में जाइएगा और उसको पूरा छपवा लीजिएगा और छपवा करके उसका प्रकाशन कर लीजिएगा। तो छापाखाना में बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारे यंत्र लगे होते हैं जिसके माध्यम से किसी भी चीज़ की छपाई यानी कि मुद्रण किया जाता है। दोस्तों, अगर छापाखाना के अंदर की बात करें तो छापाखाना में बहुत सारे ऐसे यंत्र लगे होते हैं जो कि आपका पुस्तक बनाने में या किसी भी चीज़ का मुद्रण करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार की मशीनें, अनेक प्रकार के यंत्र, उसमें इंक होता है, कटर होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जिसके माध्यम से एक पुस्तक की छपाई होती है और उसके बाद उसका मुद्रण किया जाता है। दोस्तों, छापाखाना महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि यह मीडिया को, समाचार पत्र को और पुस्तकालय को, जहाँ पर पुस्तक जो छपवाना चाहता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। जैसे अगर मीडिया को कोई भी चीज़ का प्रकाशन करना है, उसके लिए वह पूरा डाटा तैयार करके वहाँ पर एक पुस्तक के रूप में कोई भी चीज़ को तैयार करा सकती है। अगर समाचार पत्र छापना है तो समाचार एक जगह अलग अलग कलेक्ट किया जाता है,
उसके बाद एक जगह पर उसको छापाखाना में जाकर के छाप दिया जाता है और पेपर बन के आपके पास आ जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारे नए नए पुस्तक बनते हैं, हर 2 साल 4 साल पर नया जानकारी आता है। साइंस के क्षेत्र में नया जानकारी आया, सोशल साइंस के क्षेत्र में नया जानकारी आया, तो हर समय किताब को भी अपडेट रखना पड़ता है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए भी छापाखाना में जाकर के उसको अपडेट कराया जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं जो कि हमारे सामने आते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, वह सभी छापाखाना के अंतर्गत आते हैं और छापाखाना के द्वारा ही छाप करके हमारे पास पहुंचाए जाते हैं। तो छापाखाना हम लोग के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा है। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों जर्मनी के एक बहुत बड़े आविष्कारक थे जिनका नाम था मार्टिन गुटेनबर्ग। उन्होंने 15वीं शताब्दी में छापाखाना का आविष्कार किया था। पहले के समय में क्या होता था कि जो भी धार्मिक ग्रंथ होते थे, उन धार्मिक ग्रंथों को संजो करके रखना बहुत ही आवश्यक होता था, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसका भी लाभ ले सके, उससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ले सके। तो वो चाहते थे कि बाइबल नामक जो पुस्तक है, जो कि ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पुस्तक है, उसे वह छाप करके या किसी भी तरह से आने वाले भविष्य में लोग इसको पढ़ सके, इसके बारे में जानकारी ले सके। इसके लिए वह यह छापाखाना का आविष्कार किए थे और उन्होंने सबसे पहले इसी पुस्तक की छपाई भी की। दोस्तों गुटेनबर्ग ने जो छापाखाना का आविष्कार किया था, यह 1450 ईसा पूर्व के समय में, जब हमने आपको पांडुलिपि के बारे में बताया, जो उस प्रकार की छापने की प्रक्रिया थी, उसी को ध्यान में रखकर छापाखाना का आविष्कार किया था। धीरे धीरे जो गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया, वह पूरे यूरोपीय देशों में, जैसे जर्मनी और भी जो यूरोप के देश हैं, सभी में धीरे धीरे फैलने लगा। और जब इससे पुस्तकें छापे जाने लगी तो पुस्तकों का भी प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। जो लोग पुस्तकों को नहीं भी पढ़ना, जो लोग के पास पुस्तक नहीं पहुंच सकती थी, उनके पास भी पुस्तकें पहुंचने लगी और पूरे यूरोप में धीरे धीरे छापाखाना का प्रचार प्रसार हो गया। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, आगे चल करके पूरे देश दुनिया में वहां से निकलने वाली कई पुस्तकें दूसरे देश में, भारत में और एशिया के बहुत सारे देशों में भी प्रकाशित हुई और हम लोग के समक्ष आई। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने जो कार्य किया छापाखाना का, वह आज हम लोग के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कैसे किया। ये क्वेश्चन कई बार 10th के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों मुद्रण यंत्र का मतलब होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज को छापना चाहते हैं तो एक ही चीज को कई बार हम लिखेंगे तो हमारा ज़्यादा समय जाएगा। इसीलिए उसमें क्या था, एक ऐसा यंत्र का तैयार किया गया जो कि एक ही अक्षर को एक बार ही लिखा जाए और कई बार उसका उपयोग किया जाए। तो ये जो आविष्कार था मुद्रण यंत्र का, वह बहुत ही अच्छा साबित हुआ। दोस्तों इसका सबसे पहला पॉइंट है, दोस्तों मुद्रण यंत्र में मुद्रित धातु पात्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में धातु के बारे में जानते हैं, तो मुद्रित धातु पात्र का मतलब होता है कि मुद्रित कोई भी चीज को एक धातु के पात्र में उस अक्षर को रख दिया गया या बना दिया गया उस धातु के पात्र में अक्षर को। इससे क्या होता था कि एक ही बार कोई भी अक्षर को लिखा जाए और कई बार उसका प्रयोग किया जाए धातु के पात्रों के द्वारा। तो यह बहुत एक सुलभ साधन था कि कोई भी चीज़ को लिखना है तो हमें बार बार वैसे चीज़ों को लिखना न पड़े, एक ही बार में लिखा हुआ चीज को हम कई बार उपयोग कर सके। दोस्तों गुटेनबर्ग ने मुद्रण प्रेस का भी आविष्कार किया। यह मुद्रण प्रेस क्या होता है, जैसे कि आज के समय में आप लोग कार्बन पेपर का उपयोग करते हैं, उस समय भी वैसे ही होता था, लेकिन वहां पर धातु के पात्रों के द्वारा किया जाता था। धातु के पात्रों पर बहुत सारे चित्र बने होते थे, बहुत सारे अक्षर बने होते थे, बहुत सारा अलग अलग कविताएं और टाइटल्स लिखे होते थे। और इसको जब एक बार प्रेस किया जाता था तो वह एक पन्ना पर नहीं छप करके नीचे रखे हुए कई पन्नों पर छप जाता था इंकों के माध्यम से। तो मुद्रण प्रेस का भी आविष्कार किया गया। इसके द्वारा छपाई जो होने लगा वह बहुत आसानी से होने लगा। दोस्तों अब इसका अंतिम पॉइंट है अंकन मसाला इंक। अंकन मसाला इंक क्या था कि कभी कभी ऐसा होता था कि जब भी छपाई की प्रक्रिया चालू होती थी तो उसमें बहुत सारे इंक जो होते थे उसका वेस्ट हो जाता था, यानी कि खराब हो जाता था और उसका दोबारा उपयोग नहीं हो पाता था। इसके लिए उन्होंने एक अलग प्रकार से
इंक का निर्माण किया, जो कि वह कम इंक में ही अधिक से अधिक छपाई किया जा सके। इसे अंकन मसाला इंक कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का जब निर्माण हुआ, इसके चलते जो मुद्रण की प्रक्रिया है, यानी कि छपाई की जो प्रक्रिया है, बहुत तेजी से चलने लगी और पूरे यूरोप ही नहीं, पूरे देश दुनिया में छपाई की प्रक्रिया में बहुत बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि भारतीय प्रेस की 3 विशेषताओं को लिखें। दोस्तों, भारतीय प्रेस की तो ऐसे कई विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हम आपको बताते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है स्वतंत्रता। दोस्तों, आज़ादी के बाद, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, आज़ादी के बाद भारतीय प्रेस को, यानी कि भारतीय मीडिया को न्यायिक रूप से, संवैधानिक रूप से स्वतंत्र रख दिया गया है, जिसके चलते वो क्या करते हैं कि धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार से अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको दूर करने का प्रयास अपने समाचार के माध्यम से करते हैं। इसकी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। दोस्तों, भारतीय प्रेस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रभावशाली संवाद है। प्रभावशाली संवाद का भी अधिकार उन्हें मिला है। प्रभावशाली संवाद क्या होता है? जैसे कि हमारे देश में या किसी भी देश में जहां पर मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, वहां पर उसको स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है और संवाद करने का भी अधिकार है। जैसे कि अगर कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर जहां पर अन्याय हो रहा है या जहां पर उन्हें लग रहा है कि यहां पर सरकार की गड़बड़ी है या जनता की गड़बड़ी है या किसी नेता की गड़बड़ी है, तो उस मुद्दों को उठाना और जनता के सामने रखना, देश दुनिया के सामने रखना, और ये सिर्फ रखना ही नहीं, उस पर विचार करना, अपना विचार व्यक्त करना, फिर दूसरे लोगों का भी विचार को व्यक्त करवाना, ताकि जो देश में गलत चीज हो रहा है उस चीज को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। इसीलिए एक प्रभावशाली संवाद का होना मीडिया के द्वारा बहुत जरूरी होता है और इसका अधिकार हमारा संविधान हमारे देश की मीडिया को देता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, सामाजिक मुद्दों को उठाना, देश में समुदाय में हो रहे प्रत्येक गलत क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार को रोकना, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना, यह भारतीय मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों, भारतीय प्रेस की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि भूमिका और जिम्मेवारी। भूमिका जिम्मेवारी क्या होता है कि देखिए, जो मीडिया होती है वह बीच का कार्य करती है, यानी कि जनता की बात को भी सुनती है और सरकार की बात को भी सुनती है। जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना, ये कार्य मीडिया का होता है और उसमें वह स्वतंत्रता पूर्वक यह कार्य करती है। लेकिन अपना जिम्मेवारी भी इसमें है। ये तो हो गई भूमिका की बात कि सरकार की बात को जनता तक पहुंचा देना और जनता की बात को सरकार तक पहुंचा देना। लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है? अगर सरकार कुछ गलत कार्य कर रही है, अगर सरकार कुछ ऐसा नियम लागू कर दी जो कि जनता के हित में नहीं है, तो उस चीज पर भी विचार विमर्श करना, उस पर तर्क करना और जनता को समझाना। अगर जनता कुछ गलत मांगे उठा रही है और सरकार को अपने जबरदस्ती अपने पास झुकाने का कोशिश कर रही है, तो ये चीज भी जनता को के सामने रख करके उसे जागरूक करना, यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो दोस्तों, भारतीय प्रेस की या एक स्वतंत्र मीडिया की ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, बाइबिल क्या है, इसके बारे में बताना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा बाइबिल के बारे में। बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि हम लोग के हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत और गीता जैसे पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह से यहूदी और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल को माना जाता है और वो लोग बाइबल के आधार पर ही अपना पूजा पाठ और अपने पूरे धर्म का विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इनको कई भागों में बांटा गया है। अगर यहूदी धर्म की बात करें तो यहूदी धर्म में तनाख और ईसाई धर्म में नए नियम और पुराने नियम जैसे अलग अलग भागों में बाइबल को बांटा गया है। दोस्तों, बाइबल सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह कई पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसको हम लोग बाइबल कहते हैं। दोस्तों, बाइबल में इतिहास, धर्म और पुराने सांस्कृतिक जितने भी नियम हैं और जितने भी उन लोगों के धार्मिक पुराण हैं, वो सभी का एक संग्रह है। जैसे कि इतिहास के बारे में भी बाइबल से जानकारी मिल सकती है। जैसे कि हम लोग अपने पुराने पूर्वजों का इतिहास जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रामायण, महाभारत और हमारे जो धार्मिक पौराणिक ग्रंथ है उनसे जानकारी लेते हैं। उसी तरह से यहूदी और ईसाई लोग अपने दर्शन के लिए, अपने इतिहास के लिए और अपने धार्मिक ज्ञान के लिए बाइबल
से जुड़ा हुआ और बाइबल के अंदर जितने भी संग्रहित पुस्तक है उनका वो लोग उपयोग करते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म में धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल को माना जाता है। दोस्तों, इसमें जो तनाख हमने आपको बताया है उसके 3 भाग होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहूदियों के जितने भी कानून हैं, जैसे कि धार्मिक कानून और उसके आधार पर जो नए कानून भी बने हैं, वे सभी बाइबल के आधार पर ही, बाइबल जैसे ग्रंथों के आधार पर ही बना हुआ है वो लोग का ऐतिहासिक कानून। दोस्तों, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिससे कि विश्वास की प्राप्ति होती है, आदर्श की प्राप्ति होती है, सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के कई पुस्तकों को पढ़ करके, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ के हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही बाइबल एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिसको पढ़ के आप अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक पढ़ने वाली किताब नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए ताकि आपके जीवन में और बेहतरी हो। दोस्तों, ईसाई धर्म के लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। वो लोग अपने पूजा पाठ की जो प्रक्रिया होती है, इसमें इनके द्वारा बताए गए सभी नियम कानूनों का पालन करते हैं और अपने धार्मिक स्रोत के रूप में भी इस किताब का महत्वपूर्ण योगदान समझते हैं। तो दोस्तों, ये था बाइबल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया पांडुलिपि, और पांडुलिपि से लेकर के पूरा बाइबल तक कई प्रश्न बने, कई उसके टॉपिक बने और कई प्रकार थे, सभी चीज़ों को हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।